कहानी की स्टार्टिंग में हम लोगों को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हम एक बहुत ही गर्मी वाली दोपहर देखते हैं। एक छोटा लड़का वनह्युक हमारी फीमेल लीड सेऊ को एक सुनसान और छुपे हुए बंकर की तरफ ले जा रहा है। वनह्युक का चेहरा थोड़ा अजीब और शैडोड लग रहा है जब वो कहता है, ये जगह सिर्फ हम दोनों का राज है, यहां तुम्हें कोई डर नहीं लगेगा। उसकी आवाज में एक ऐसी कशिश और दीवानगी थी कि सेऊ को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। वो उसे उस अंधेरे रास्ते की तरफ बुलाता है, पर जैसे ही उस ठंडे बंकर की हवा सेऊ को छूती है, उसे खतरा महसूस होता है। उसे अंधेरे से डर नहीं लग रहा था, उसे डर लग रहा था उस मासूम दिखने वाले लड़के से। वो बिना कुछ सोचे वहां से पलटकर भाग निकली, पर क्या वो सच में बच पाई? इसके बाद सीन चेंज होता है और हम आज के वक्त में आ जाते हैं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और क्लास के अंदर लड़कियां बैठकर फालतू की बातें कर रही हैं। उनका ध्यान दूर एक पुरानी मिलिट्री दीवार ब्लास्ट वॉल पर जाता है, जो बारिश में काफी डरावनी लग रही है। लड़कियां आपस में बात करती हैं कि ये दीवार बहुत पुरानी हो चुकी है और अब इसे गिराकर रास्ता साफ किया जाएगा। वो मजाक में कहती हैं कि शायद किसी ने वहां से कूदकर जान दी होगी, इसलिए इसे हटाया जा रहा है। तभी दूसरी लड़की कहती है कि शायद वहां भटकती हुई आत्माएं होंगी। वो लोग मजाक कर ही रही होती हैं कि हमारी सेओवू, जो डेस्क पर सर रखकर सो रही थी, एकदम से झटके के साथ उठती है। उसे ऐसे अचानक उठते देख क्लास की एक लड़की डर जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है, ओए, भूत की तरह ऐसे क्यों उठ रही हो, डरा दिया मुझे। बाकी लड़कियां भी हंसने लगती हैं और उसे घमंडी साया बोलकर चढ़ाती हैं। वो लोग इतनी निर्दयी हैं कि मजाक उड़ाती हैं कि क्या भूत को भी दर्द होता है। सेओरू बेचारी अपना पेट पकड़कर वहीं ढेर हो जाती है। स्कूल में उसकी हालत एक धब्बे जैसी है जिसे कोई पसंद नहीं करता। सबको लगता है कि वो सिर्फ अटेंशन पाने के लिए ये सब नाटक कर रही है, पर असलियत तो सिर्फ सेओवू को ही पता है। सेओवू को लगता है कि उसकी जिंदगी भी बाहर खड़ी उस पुरानी और बदसूरत दीवार जैसी है, जिसकी किसी को जरूरत नहीं, जिसे सब नफरत करते हैं और जो बस सबका रास्ता रोक रही है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जैसे ही वो थकी हुई अपने अपार्टमेंट में घुसती होती है और धीरे से बोलती है, मैं आ गई, लेकिन घर में सुकून कहाँ। काउच पर बैठे उसके माँ बाप उसे ऐसे देखते हैं जैसे वो कोई अनजान हो। उसका बाप तो उल्टा ताना मार देता है, इतनी जल्दी क्यों आ गई, थोड़ा और देर से आती। तभी उसकी कजिन चोई जीवॉन बड़े गुस्से में उसके पास से निकल जाती है और अपनी मम्मी से कंप्लेन करने लगती है, मम्मी इसका कुछ करो ना, मेरा कमरा पहले ही इतना छोटा है, ऊपर से वेकेशंस शुरू होने वाली हैं, मैं इसके साथ कैसे रहूंगी। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि कोई दूसरा रिश्तेदार उसे रखने को तैयार नहीं है, इसलिए उसे यहीं रहना पड़ेगा। सेओवू ये सब चुपचाप सुनती है, दरवाजा पकड़ती है और अपने कमरे में दुबक जाती है। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और सेओवू की मम्मी अंदर आती हैं। उनके चेहरे पर सेओवू के लिए साफ दर्द दिख रहा था। वो जीवॉन के बर्ताव के लिए माफी मांगती हैं और कहती हैं, बेटा वो बस थोड़ी सेंसिटिव है, बुरा मत मान। सेओवू एक झूठी स्माइल फेस पर लाती है और कहती है कि वो ठीक है, लेकिन मम्मी को सब पता था। वो सेओवू को एक छोटा सा बैग देती हैं जिसमें रात का सामान था और कहती हैं, तुम आज रात किसी दोस्त के घर रुक जाओ, यहाँ का माहौल थोड़ा टेंशन वाला है। मेरा दिल फट जाता है ये देखकर कि तुम यहाँ अपने ही घर में डर डर के जी रही हो। एक मम्मी ही थी जो उसका दर्द समझ रही थी, पर हालात इतने खराब थे कि वो भी उसे घर से बाहर जाने को कह रही थी। सेओवू अपनी मम्मी का दिया हुआ बैग तो ले लेती है, पर उनका ये प्यार भरा बर्ताव उसे एक कड़वी सच्चाई याद दिला देता है। सबको लगता है कि उसके दोस्त होंगे, कोई ऐसी जगह होगी जहां वो सुकून से रह सके, लेकिन सच तो ये है कि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। तेज बारिश शुरू हो जाती है और सेओवू बिना किसी मंजिल के सड़कों पर भटकने लगती है। बारिश इतनी तेज है कि उसकी स्कूल यूनिफॉर्म पूरी तरह भीगकर उसके जिस्म से चिपक गई है। चलते चलते वो एक सुनसान ओवरपास पर पहुंच जाती है, वही जगह जहां उसने सुना था कि किसी ने अपनी जान दी थी। वो खाली आंखों से नीचे देखती है और सोचो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। उसे लगता है कि ये ऊंचाई तो कुछ भी नहीं है, यहां से गिरना तो आसान होगा। तभी उसे उस बंकर की याद आती है। पुरानी यादें उसे परेशान कर रही हैं, डर लग रहा है, पर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। बारिश इतनी ज्यादा है कि उसे कहीं तो छुपना ही होगा। तभी उसकी नजर नीचे घास वाली पहाड़ी पर बने एक लोहे के बंकर डोर पर पड़ती है। वो भारी दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है और उसे बंद कर लेती है, जैसे दुनिया से अपना रिश्ता तोड़ रही हो। बंकर के अंदर की हवा बहुत भारी और गर्म है, जो उसकी भीगी हुई स्किन पर चिपक रही है। वो जैसे जैसे अंधेरी गहराइयों में नीचे उतरती है, उसके कदमों की गूंज सन्नाटे को चीर रही होती है। वहां उसे एक वॉशरूम मिलता है, जहां वो अपने कपड़े बदलती है और फिर एक पुराने धूल भरे सोफे पर लेट जाती है।
उसे उस बंद कमरे में एक अजीब सा सुकून मिलता है और वो अपनी आंखें बंद करके बस एक ही दुआ मांगती है कि काश आने वाला कल थोड़ा बेहतर हो। लेकिन सुकून ज्यादा देर तक नहीं रहता। अचानक एक हल्की सी लोहे की चरचराहट, मेटालिक क्रीक, उस खामोश हवा को चीर देती है। सियोवू झटके से सोफा पर उठकर बैठ जाती है। उसका दिल किसी हथौड़े की तरह उसके सीने में बज रहा है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब वो सीढ़ियों की तरफ देखती है। वो भारी लोहे का दरवाजा, जिसे उसने खुद अच्छे से लॉक किया था, वो अब हल्का सा खुला हुआ है। बाहर की हल्की ग्रे लाइट उस अंधेरे बंकर में झांक रही है। इसका मतलब साफ है, सियोवू इस बंकर में अब अकेली नहीं है। सियोवू का जिस्म ठंडा पड़ गया है। उसे अच्छे से याद है कि उसने दरवाजा बंद किया था। वो अपने आप तो नहीं खुल सकता। उसका दिमाग चिल्ला चिल्लाकर एक ही बात बोल रहा है कि इस अंधेरे में कोई और भी है। तभी अचानक बंकर की लाइट्स टिमटिमाती हैं और जल जाती हैं। पूरे हॉल में एक अजीब सी गर्मी और भारीपन छा जाता है। सियोवू वहीं जम जाती है जब वो दूर अंधेरे से एक साया अपनी तरफ बढ़ते हुए देखती है। उसका दिल सीने से बाहर आने को तैयार है। वो देखती है कि उस शख्स ने उसके स्कूल की ही यूनिफॉर्म पहनी है, लेकिन उस पर खून के गहरे धब्बे हैं। उसके मुंह से एक चीख निकलने ही वाली होती है। वो बिना कुछ सोचे पलटती है और ऊपर की तरफ भागती है। जैसे ही उसकी उंगलियां उस लोहे के हैंडल को छूने वाली होती हैं, वही भारी दरवाजा एक धमाके के साथ बंद हो जाता है। दूसरी तरफ से एक खून से सना हुआ हाथ हैंडल को पकड़ लेता है। अब वो उसके साथ अंदर कैद हो चुकी है। बंकर में अब सिर्फ अंधेरा, घुटन और तेज गर्मी बची है। सीढ़ियों पर फंसी सियोवू को अपने बिल्कुल पीछे वॉन ह्योक की बॉडी की गर्मी महसूस हो रही है। उसकी प्रेजेंस किसी भारी बोझ जैसी लग रही है। सियोवू धीरे से पलटती है और उसकी आंखें वॉन ह्योक की उन ठंडी और खाली आंखों से मिलती हैं। उसे वही लड़का दिखता है जिसके बारे में सबने उसे दूर रहने की वार्निंग दी थी। वही लड़का जिसके पास जाने की हिम्मत सिर्फ उसने की थी, और आज वो उसी की कैद में है। हवा और भी भारी होती जा रही है। वॉन ह्योक का चेहरा जख्मों से भरा है और उसकी शर्ट पर लगे वो लाल धब्बे साफ बता रहे हैं कि बाहर कुछ बहुत बुरा हुआ है। वो दीवार का सहारा लेकर खड़ा होता है, लेकिन उसकी इंटेंस नजरें सिर्फ सियोवू पर है। वो उसके पास से हाथ आगे बढ़ाता है और बंकर के बड़े से स्टील व्हील हैंडल को पूरी ताकत से घुमा देता है। सियोवू की रूह कांप जाती है, पर उसे डर सिर्फ इस बात का नहीं है कि वो फंसी हुई है। डर इस बात का है कि वो इसे जानती है। उसका दिमाग उसे 10 साल पहले की यादों में ले जाता है, जब एक हादसे में उसने अपने माँ बाप को खो दिया था और वो अपनी मम्मी के घर रहने आई थी। उस अनजान दुनिया में उसने सिर्फ एक ही शख्स का हाथ थामा था, वॉन ह्योक। सियोवू अपनी कजिन जीवन और उसके दोस्तों के साथ घूमती तो थी, लेकिन वो खुद को हमेशा एक आउटसाइडर ही मानती थी। अपने माँ बाप को खोने का दुख उसे किसी से जुड़ने ही नहीं देता था। लेकिन एक दिन एक ऐसी चीज हुई जिसने सब बदल दिया। एक रात उसके कमरे का सन्नाटा एक बहुत ही भयानक चीख से टूट गया। सियोवू झटके से उठी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो भागते हुए खिड़की के पास गई और नीचे देखने लगी। क्या वो किसी औरत के चिल्लाने की आवाज थी? उसने सोचा। नीचे सिर्फ एक लड़का अकेला सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। बस उस दिन से सियोवू के दिल में उस लड़के के लिए एक अजीब सी कशिश, फैसिनेशन पैदा हो गई। वो घंटों अपनी खिड़की से उस पड़ोसी लड़के को देखती रहती। उसकी खामोशी सियोवू के अपने अकेलेपन को थोड़ा कम कर देती थी। एक दिन सियोवू ने हिम्मत की और अपनी कजिन जीवन से पूछ ही लिया कि वो लड़का कौन है। जीवन ने बिना फोन से सर उठाए बस इतना कहा, किम वॉन ह्योक। लेकिन अगले ही पल जीवन की आवाज एकदम कड़वी हो गई। उसने अपना फोन रखा और सियोवू को एक सख्त वार्निंग दी, उससे दूर रहना। कमरे की हवा एकदम ठंडी पड़ गई जब जीवन ने उसके पीछे का डरावना सच बताया। उसने बताया कि वॉन ह्योक के बाप ने किसी की जान ली थी। वो एक कातिल का बेटा था। सियोवू वहीं जम गई। वो अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। अफवाहें तो आग की तरह फैली हुई थीं। जीवन ने आगे बताया, वो जो औरत चिल्लाती है ना, वो शायद उसकी माँ है। उस हादसे के बाद वो पूरी तरह पागल हो चुकी है। जीवन ने गुस्से में कहा कि स्कूल में सब उससे नफरत करते हैं, इसलिए तुम भी उसके पास मत जाना। कुछ वक्त बाद सियोवू ने अपनी आंखों से देखा कि लोग उससे कितनी नफरत करते हैं। उसने देखा कि कुछ लड़के वॉन ह्यूक के गेट के पास गंदी और नफरत भरी बातें लिख रहे हैं और फिर भाग गए। सियोवू वहां खड़ी रह गई, उन क्रूअल लफ्जों को देखती रही जिन्होंने वॉन ह्यूक को इस दुनिया से अलग थलग कर दिया था। तभी उसने देखा कि वॉन ह्यूक खुद वहां आया और बड़ी तकलीफ में उन नफरत भरी बातों को साफ करने लगा। वो लगातार गेट को रगड़ रहा था, लेकिन अचानक वो रुक गया। उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। वो पलटा और पहली बार उसकी उन गहरी और इंटेंस आंखों ने सीधा सियोवू की आंखों में देखा। वॉन ह्योक अपनी भारी और थोड़ी रूखी आवाज में कहता है, तुम यहां से जाओगी नहीं? उसके अल्फाज तो उसे भगा देने वाले